सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख नौकरी का? पटना में, बिहार में पोस्टर लगवाने हैं नीतीश कुमार जी। हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा? अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा? असंभव है। सोचो, जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। महारेडी की गई है महागठबंधन की तरफ से, राजद की तरफ से। क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का जो है, इसमें एनडीए पे क्या इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? एनडीए पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप जान रहे हैं कि चारों तरफ पूरे देश में जो मोदी की लहर है ही, साथ साथ आप विदेशों में भी देख रहे हैं कि मोदी जी का क्या जज्बा चल रहा है। तो ऐसे से रैली रैला का कोई फर्क नहीं पड़ता है एनडीए के ऊपर। लेकिन जिस तरह से वहां पे खुद राजद के प्रमुख है लालू यादव प्रसाद और तेजस्वी यादव, बल्कि उनका पूरा परिवार और कांग्रेस के खुद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता मौजूद रहे आज मंच पे, और जिस तरह से वहां पे जन सैलाब आज देखने को मिला है, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये परिवारवाद की पार्टी है, तो उनके परिवार के लोग भी इकट्ठे होंगे। आप देखिए कि जो अखिलेश यादव जी भी है, वो भी उनके परिवार के लोग भी हैं। आज मंच पे कौन लोग उपस्थित रहे हैं? उपस्थित आपके मीसा भारती जी हैं, राजनीतिक की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी है, उनका पूरा परिवार परिवार जब उपस्थित है तो पारिवारिक तो परिवार के लोग ही रहेंगे ना, और एक दो उनके करीबी लोग हैं। बाकी जो उन्होंने जो इंडी गठबंधन को लिया था, उसमें से कितने लोग हैं? तो ऐसी चीजों का कोई औचित्य नहीं है, बस दिखावा है, छलावा है, दिखावा है। जी, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव बीजेपी पे बात करते दिखे, उससे क्या लगता है आपको कि जैसे उन्होंने अभी कहा कि बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन भी नेताओं को धोआ करती थी, अब जो है कचरे की डब्बा बन चुकी है, क्या कहेंगे? एक कहावत आपने सुना होगा कि लजाज में चलेगा खंभा नोचे, जो कि हमारे यहाँ आप मतलब की एक कहावत ये कहा जाता है। तो अभी तेजस्वी यादव जी वही कार्य कर, उनके भाषण से ऐसा ही लग रहा है कि वो बिल्कुल ही मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गए हैं। एक युवा राजकुमार पैदा होता है, उसको एक सपना दिखाया देता है कि तुम कुछ करोगे नहीं और तुमको सारी संपत्ति और तुम राज बने के बिहार पे राज करोगे। आज उसका चूर होता हुआ दिख रहा है, तो कोई भी रहेगा तो वो विक्षुब्ध होगा ही। तो वही एक चीज हो रहा है कि तेजस्वी यादव जी आज एकदम मतलब क्या कहेंगे, विक्षुब्ध हो चुके हैं, और उनका वर्जन जो है विक्षुब्ध वाली। तो क्या लगता है कि इसका आने वाले चुनाव में इसका कोई प्रभाव, इस तरह से देखा जा रहा है कि युवा नेता है तेजस्वी यादव, युवा नेता है, जी जी जी, जिस तरह से युवा नेता नहीं कहिए कहिए कि एक राजकुमार है, ठीक है ना, वो लालू यादव जी राबड़ी देवी के राजकुमार हैं। उनके यहाँ उनके अलावा कोई नेता ही नहीं है। जहाँ नेता नहीं है वो पार्टी क्या है? परिवारवाद की भी कोई पार्टी होती है क्या? अब बिहार की जनता जानती है कि परिवारवाद से काम नहीं चलता है। ये समाजवाद कब बोलते हैं कि हम समाजवादी हैं। आप समाजवाद में अगर वो रहते तो लालू यादव के बाद राबड़ी ही क्यों आती, और राबड़ी के बाद तेजस्वी क्यों आती? जहाँ समाज को आप लेके चलेंगे तो समाज के लोगों को आगे करेंगे ना, कि अपने परिवार के लोगों को आगे करेंगे। लेकिन जहाँ परिवारवाद की बात अगर आती है तो वहाँ मंच से यही कहा गया कि बीजेपी की जो एनडीए गठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवारवाद की झलक दिखती है। मांझी जी के उन्होंने बात की कि मांझी जी के बेटे जो है उनको दिखाया गया है, रामविलास पासवान जी जो है उनके बेटा चिराग पासवान उनको लिया गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है।
नहीं, ये बीजेपी में बदलाव नहीं है। बीजेपी में क्या लेकिन मोदी जी का बेटा है। बीजेपी का जो गठबंधन है, वैसा जी बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जो है, उसमें तो परिवारवाद का आरोप है ना, कि कुछ परिवारवाद है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बीजेपी के अंदर नहीं, बीजेपी में नहीं होना चाहिए। बीजेपी जिस चीज का विरोध करती है वो बीजेपी के अंदर नहीं। जी। अच्छा, एक बात बताएं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है 300 पार की बार और एनडीए 400 पार, तो 400 पार का आंकड़ा जो है, ये कैसे आप लोग कंप्लीट करेंगे, कैसे इसको देख रही हैं? 400 का आंकड़ा देखिए, मोदी जी कभी भी पहले ही इन्होंने कहा था कि 300 के पार, तो हम 300 पार आए ही थे। और मोदी जी कुछ भी कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं। आप भी इस चीज को मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है कि कितने वो दूरदर्शी, ठीक है ना। मोदी जी क्या कहते हैं कि पूरी जनता कह रही, आप कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, कहीं भी कुछ होगा, आपको सब जगह इसी बात की चर्चा मिलेगी कि इस बार जो है एनडीए 400 पार भी। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो रैली की गई है, जन विश्वास महारैली, इसमें पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनको उनके ऊपर ज्यादा बात कही गई है। तो क्या लगता है कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, राजद जो है, राजद राजद उनको फॉलो कर रही है, वो ज्यादातर टारगेट कर रही है कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर फोकस। तो क्या लगता है कि उनसे भी कोई फर्क पड़ेगा? पिछले वर्ग की तो देखिए, उनका शुरू से ही लोगों को छल करते हैं। वो बिहार की पब्लिक को छल करते हैं। जो उनके पिताजी किए वो बेटा उसी फॉर्मूला को लागू करते हैं। आप बताया कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया। उनके पिताजी जी का जब शासन रहा था, उन्होंने पिछड़े दलित के लिए क्या किया। आज तो हमारी पार्टी जितने भी पिछड़े हैं, दलित है, महादलित है, उन सबको आगे लाकर खड़ा कर रही है। जिसमें जो क्षमता है उसके अनुसार कर रही है। लेकिन जब तक इनकी पार्टी रही, या आज भी क्या करते हैं पिछड़े के लिए, पिछड़े को कहाँ आगे लाके खड़ा करते हैं। कहीं भी इन्होंने कोई भी ऐसा काम किया पिछले के लिए? ये सिर्फ दिखावा करते हैं, लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन इनको ये जान लेना चाहिए कि आज की दुनिया बदल चुकी है। उनके पिताजी का समय अब नहीं रह गया है। आज डिजिटल दुनिया हो गया है। सारी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। आज की पब्लिक जागरूक हो चुकी है। इतना इसका का बात करके तो लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन लोग भ्रमित होने वाले नहीं। लेकिन आगे भी देखो, साफ तौर पर आरोप है कि 17 साल की सरकार नीतीश कुमार की सरकार रही है, लेकिन काम हुआ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 17 महीने में उन्होंने जो 5 लाख रोजगार दिए हैं, जो आने वाले टाइम के लिए भी क्या, अगर सीएम बनते हैं तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो क्या माना जाए कि 17 साल की सरकार वाकई में क्या कुछ नहीं किया? क्या बताएं? माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं बच्चा है, कि सही में बच्चा है। आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति 17 महीने में रोजगार ले सकता है क्या? अगर रोजगार को इनोवेट किए होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री ही किए होंगे। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहते तो वो दे देते। उन्होंने कहा था, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, उन्होंने कहा था कि जब हमारा शासन आए, यानी कि पूर्ण रूपेण से जब आरजेडी की सरकार आएगी तब वो नौकरी देंगे। जब उनकी सरकार आई ही नहीं तो नौकरी कहाँ से देंगे? ये संभव है? ये लोगों को बरगराना है और लोगों को कुछ भी झांसा दे करके लोग मेरे फेवर में आ जाए। लेकिन जो उनके पूर्वज जो करके गए हैं और उसका अंत आज भी उनके अंदर दिखाई देता है, तो पब्लिक से में नहीं रहता। इस चीज को उनको मान लेना चाहिए कि कहते हैं बारह पूत पिता के घर में खेती बारह अपने तक। जो तो आपके पिता ने किया है वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। और आज उसी मार्गदर्शन पे चल आप देख रहे हैं कि जो पूर्व के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद जी रहे हैं, आज राजनीति के लिए एक बूढ़े बाप जो कि बीमार है, जो स्थिति उनकी दिखती है लालू यादव जी की, लगता है कि कब गिर जाएंगे, कब क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को भी खींच कर मंच पर अपने स्वास्थ्य के लिए बैठा दिया। वो व्यक्ति क्या कर सकता है जनता के लिए? बताइए क्या कर सकता है वो जनता के लिए? जो इसको पता नहीं कि अभी हार्ट अटैक कर जाए कि क्या कर जाए। डॉक्टर यादव जी जब चलते हैं
तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं आप, किस तरह से थरथराते रहते हैं, कांपते रहते हैं, जो अपने बाप का भी नहीं हो रहा है आज के डेट में, वो बिहार की जनता क्या क्या होगा। लेकिन मैम, तो लालू यादव जी तो खुद नीतीश जी को बीमार बता रहे हैं। आज भी उन्होंने मंच से कहा है कि नीतीश बीमार हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं बीमार तेजस्वी भी इस बात को कह रहे हैं कि चाचा जो हैं पुराने हो चुके हैं, उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो तो नीतीश जी जी वो तो कहेंगे ही ना कि चाचा जी गद्दी छोड़ दे, इसी लालच में थे भी पहले भी कि चाचा जी गद्दी छोड़ दे और हम गद्दी पर बैठ जाए और अपनी मंशा को सिद्ध कर ले। लेकिन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी वो तो दिग्गज आदमी है, उनको तो अच्छी तरीके से पता है कि कहाँ क्या होता है, और बीमार पिछले कई सालों से कौन है, और बीमारी की ग्रांट पे ही आज बाहर भी घूम रहे हैं, वो दूसरे को बीमार क्या बताए, जो खुद बीमार है। अपने बीमार जी है और अपनी बीमारी से पहले बिहार को बीमार बना दिए थे, और बेटा को चाह रहे हैं कि बेटा में फिर बीमार बना दे। तो लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जी। तो क्या अभी जो कहा जा रहा है कि बीजेपी को भाग के फेंक देंगे, बीजेपी ये है, बीजेपी वो है, जो यहाँ पे मोदी जी पे आरोप लगाया गया, जो मोदी जी कभी 2 दिन पहले जो बेगूसराय में रैली थी, उस पर भी आरोप लगाया गया। तो क्या लगता है कि ये सारा क्या है? हमने तो पहले ही आपसे कहा कि सियाल बिलैया खंभा नोचे, अभी वो बिल्ली की तरफ से खंभा को नोच रहे हैं, जो उनकी मंशा थी वो पूरी नहीं हो सकी, तो वो क्या, इसके अलावा इनके पास चारा क्या है, आप बताइए, कोई चारा है इनके पास? जो जिस तरह से ये बोलते हैं, जो इनका बॉडी लैंग्वेज होता है, जो इनके बोलने का लैंग्वेज होता है, जी इस तरह से क्या लगते हैं। तो आप ही सोचिए ना कि एक युवराज को मिल रहा था कि अब हम राजा बन जाएंगे, पता चलता है कि कल के डेट में फिर वो उसी लाइन में खड़ा हो गया, तो मानसिक रूप से तो परेशान होगा ही ना, तो कुछ ना कुछ कहेगा ही, कहना काम है उसका, कहेगा नहीं तो जी करेगा क्या। जी श्वेता जी, मोदी जी की गारंटी पे भी उन्होंने कहा है कि मोदी जी गारंटी तो देते मिलते हैं, लेकिन इसका क्या गारंटी है कि चाचा फिर नहीं पलटी मारेंगे? क्या इसका गारंटी मोदी जी दे रहे हैं? इसका गारंटी तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दे दिया है, तो और आने वाला वक्त ही बताएगा कि कल क्या। वो तो कल पहले भी तो उन्होंने कहा, वो तो लास्ट टाइम जब उन्होंने देख रहे थे तो उनको भी नहीं पता था कि फिर हम उसी लाइन में खड़े हो जाएंगे, जी तो वो भी नहीं जानते थे कि हम उसी लाइन में फिर से खड़े हो जाएंगे और फिर से हमको जाना पड़ेगा जनता के बीच और गुमराह करना पड़ेगा। अब उनको डर है कि जनता को गुमराह करने की तकनीक कोशिश कर रहे हैं, माँ को भी उतार दिए, बाप को भी उतार दिए, बहन को भी उतार दिए, एक आध दो रिश्तेदार को भी उतार दिए, और फिर भी दाल नहीं गल रही है। श्वेता जी, एक बात बताएं, आप लोग इस बार बिहार में मुद्दा क्या है? क्या मोदी जी के फेस पे ही चुनाव लड़ेंगे आप लोग, या बिहार का भी अपना कोई मुद्दा है? देखिए जो भी मुद्दे होंगे, और आप देख रहे होंगे कि जब से एनडीए की सरकार जब थी, जब से थी है, अभी कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि आप जी बिहार की शक्ल बदल देंगे। क्या ये बिहार था? एनडीए की सरकार जब नहीं थी तो क्या बिहार था? इस तरह की सड़कें थे, इस तरह के पुल थे। आप सोच लीजिए कि जब हमको यहाँ से हाजीपुर जाना रहता था तो हम घंटों जाम में फंसा। आज से आप देखेंगे कि जिस तरह से पुल पुलिया का निर्माण हो गया, आज बिहार में मेट्रो का भी आ गया, इसमें किसका योगदान? अगर ये एनडीए की सरकार नहीं होती तो क्या आज बिहार इतना आगे बढ़ पाता? और एनडीए की सरकार रहेगी, आज बिहार जितने प्रगति पे है उससे 10 गुना और आगे बढ़ेगी। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे आज भी हैं। इस बात को विपक्ष भी कह रही है। बेरोजगारी के मुद्दे तो देखिए, बेरोजगारी यहाँ ये लोग समझाते हैं कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं वही मेन चीज होता है। अभी किस तरह से कन्वर्ट होता चला जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, इस पे इनका फोकस नहीं है। ये तो सिर्फ झूठ और झूठ झूठ के बुनियाद पे ही ये चलते हैं। क्यों आत्मनिर्भर भारत, जहां कल तक भारत दूसरे से नौकरी मांगता था और उसके पास अपना खुद का सेल्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं था, आज हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट करके जो चीजें बाहर से लेकर के आते थे, आज हमारा देश वो खुद बनाता। तो क्या वो रोजगार जब बढ़ रहा है तो हम दूसरे से नौकरी मांगने जाए तभी नौकरी होगी? जो हम दूसरे को रोजगार देते हैं वो नौकरी नौकरी नहीं है। आज हमारा देश उन्नति की ओर जा रहा है, आज दूसरे लोग हमसे लोग
खरीदने को तैयार हो गए हैं, तो कहाँ से बेरोजगार, कोई बेरोजगार इंसान दूसरे को रोजगार दे सकता है क्या? कोई बेरोजगार इंसान दूसरे को रोजगार दे सकता है क्या? तो इस तरह का अगर हम बात करें तो आप कहे कि सरकारी नौकरी, लेकिन इस तरह का तो कोई वहाँ पे खनिज वगैरह भी नहीं है। अगर हम बात करें मिलों की, जो पहले चीनी मिल वगैरह थे वो भी काफी सारे बंद हो चुकी है, जो लोग बेरोजगार हैं। देखिए चीनी मिल जो बंद पिछले थी जी एक सेकंड, एक 17 साल नीतीश कुमार जी को बिहार में हो गया। 17 साल में जैसे मैंने आपको बताया कि कई मिल, बड़ी बड़ी मिलें जो बंद हो चुकी है, तो ये सब इनको तो कर देना चाहिए ना। अभी 2 दिन पहले मैं खुद ही देख रहा था मुख्यमंत्री जी के हैंडल पे, वो विकास के शिक्षा की बात कर रहे थे कि भी आगे हम शिक्षा जो है डेवलप करेंगे, हर जगह जो है कंप्यूटर शिक्षा लैब लेकर आएंगे। तो पिछले 15 16 17 सालों में बिहार में क्या हुआ? सिर्फ सड़कें ही बनी या और भी कुछ कार्य हुआ? नहीं, सड़कें बनी। आप देखिए शिक्षा में सुधार कैसे नहीं हुआ। आज हमारी बेटियां स्कूल जाने में जो उनको दिक्कत होती थी, बस ऑटो वगैरह से जाना पड़ता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको प्रोत्साहन राशि दिया, साथ साथ स्कूल जाने के लिए उनको साइकिल दी। तो बच्चियों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बना। जब बच्चियां खुद से साइकिल चला के जाती है, उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई है। जी दूसरी, उनको पढ़ाई में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनको प्रोत्साहन राशि भी मिल रहा है, उनको ड्रेस मिल रहा है, उनको खाना मिल रहा है। तो शिक्षा में तो हमारा बिहार आगे जा रहा है। अभी की शिक्षा के जो देखेंगे कि किस तरह से शिक्षा में सुधार किया गया है, ये कभी भी सोचा भी नहीं जा सकता था कि बिहार में इतना मिरेकल हो सकता है। ये सोच संभव ही नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है, बच्चियों को खास करके आगे बढ़ाया है। आज मेरी बच्चियां जो है वो मतलब कि खुद में आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है और कुछ कर गुजरने की क्षमता उनमें बहुत बढ़ गई है। और बच्चियां मेरी बहुत जब एक नारी आगे बढ़ती है ना, जब एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित। जी, अगर हम महागठबंधन की बात करें तो आप महागठबंधन को बिहार में कैसे देखती हैं? महागठबंधन नहीं, एक संगठन है। महागठबंधन कहाँ कहाँ का? महागठबंधन का कोशिश तो किए थे, डे बाई डे एक का विकेट गिरता चला गया। अब गिने जो 2-4 लोग हैं, आने वाले समय में वो अभी विकेट को लगता है समाप्ति हो जाएगा। तो क्या वे आने वाले चुनाव में कितनी सीटें मांगती हैं आप यहाँ से बीजेपी के लिए? आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी सीटें आप बिहार से मांगती हैं? एनडीए की बात करें तो। हमारी प्रचंड जीत मिलेगी, जो हमारा वोट बैंक आज पहले उससे कहीं और आगे बढ़ा ही है। और आने वाले समय उसमें आप देखेंगे कि इस बार इतिहास रचेगा। लेकिन सरकार जी, हम जिस तरह से आज रैली हमने देखी है, वहाँ मैंने भी देखा है वीडियो वगैरह वहाँ से आ रही है, इतना जन समर्थन मिल रहा है राजद को। उसमें लालू प्रसाद यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हम उखाड़ के फेंकेंगे, नास्तनाबूद कर देंगे, और आप कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से हम आएंगे। तो कहीं ना कहीं लालू यादव जो है वो भी वहाँ के खिलाड़ी हैं। तो कैसे देखती हैं आप? इस मैदान में उतरे हुए हैं वो बेटे के साथ। लालू जी तो पके हुए बेल हो चुके हैं, कब टपकेंगे पता नहीं, कहना बहुत मुश्किल है। तो वो पुत्र मोह में वो बोले जा रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। और बेटा के लिए लोग मरते हैं, और उनका परिवार तो खास करके परिवार के लिए मरता है। तो उनका तो वो तो बोलेंगे ही कि कुछ भी मेरे बेटवा को कुछ भी मिल जाए, ताकि मेरा बेटा कुछ राजा बनाने का सपना दिखाए, तो कम से कम राजा बन जाए। लेकिन राजा बनने वाला नहीं है, वो भी जाए। लालू जी तो बोलेंगे, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप आश्वस्त करती हैं कि जन विश्वास रैली से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बीजेपी पे, वहाँ एनडीए सरकार पे? बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलेक्शन के बाद हम आप फिर से मिलेंगे और इस बात पर एकदम चर्चा करेंगे जोर शोर से कि क्या होता है रिजल्ट। और आपको भी पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, और रिजल्ट इतना सुपर, इतना खूबसूरत बिल्कुल। और इतिहासकार होगा कि पूरी दुनिया इसको याद करेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे। एक जो राम मंदिर का मुद्दा रहा, राम मंदिर का मुद्दा, तो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो है राम मंदिर बनने के बाद आधा प्रचार तो ऐसे ही हो गया।
तो इस बार बीजेपी वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये तो राम की ही कृपा है, ठीक है ना। और राम की कृपा अगर हम पे हो जाए तो हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन। अगर राम की कृपा हम पे हो जाए, राम के लिए हमारे मोदी जी वचनबद्ध थे कि मंदिर बनाएंगे, मंदिर बन के तैयार हो गया। और इनको तो शर्त नहीं आती कि राम हमारी क्या है, संस्कृति है। और अपनी संस्कृति के को वो धूमिल करने के लिए वो इस तरह की बातें करते हैं। तो सच कहूं मैं अपने हृदय से, तो मुझे तो बहुत घृणा सी आती है कि जो अपनी संस्कृति का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं, जो अपने राष्ट्र का नहीं अपने देश का नहीं वो मेरा और आपका है। तो राम की कृपा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और राम का आशीर्वाद, राम की सेवा जो करते हैं उनको जरूर मिलता है और मिलेगा। जिन्होंने राम का सेवा नहीं किया, जिन्होंने राम का विरोध किया, उसका भी हश्र आप देख चुके हैं कि कितना दर्दनाक हुआ। और जिसने राम की सेवा की उसका देखिए कितना खुशहाल आज देश का निर्माण किया है। और देश का बच्चा बच्चा आज राम राम बोलता है और उनके हर घर में अभी भी राम मंदिर बने भाई। करीब 1 महीना 2 महीना अब हो जाएगा, लेकिन हर घर में आज रामायण सुबह में चलता है, राम का भक्ति चलता है, राम का भजन चलता है। और इतना खूबसूरत भारत का दृश्य अभी उभर गया है कि लगता है कि फिर से हम लोग त्रेता में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे